नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे मुख्य संपादक अतुल सिंह सर से। आप सब अतुल सिंह सर को अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कई वीडियोस बनाए हैं, उन्होंने कई चीज़ों पे चर्चा की है। लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में अतुल सर काफ़ी बार बात कर चुके हैं और वो काफ़ी बार बता चुके हैं कि क्यों भारत को एक विकसित देश होने के लिए एक अच्छी आईएएस की आवश्यकता है। अतुल सर, शुरुआत करते हैं कि आईएएस है क्या? इसका क्या इतिहास है? इसका क्या कर्तव्य रहा है? और आपको आईएएस को लेके इतने विचार क्यों हैं? भाई नमस्कार। तो पहली चीज मैं नहीं कहूंगा कि अच्छी आईएएस की जरूरत है, मैं कहूंगा अच्छी ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है। तो मेरा तो कहना यह है दोनों में अंतर क्या हुआ सर? बहुत अंतर हुआ। देखिए, ब्यूरोक्रेसी होती है जो कि कोई भी सरकारी नौकर एक तरह से ब्यूरोक्रेट है। ठीक, आप जो है सरकार का तंत्र, आप नेता आता है जाता है, लेकिन अब एक उदाहरण ले लेते हैं जापान से। जापान की एक मिनिस्ट्री होती थी, वो ट्रेड संभालती थी, इंडस्ट्री संभालती थी, है ना। तो भाई प्रधानमंत्री आया गया, फाइनेंस मिनिस्टर आया, वित्त मंत्री आया, लेकिन उनकी वो मिनिस्ट्री देखती कि भैया आज से 5 साल बाद हमको क्या करना है, क्या प्लान बनाना है, किस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, और वो मिनिस्टर को एडवाइस करती थी। वो मिनिस्टर की अमात्य थी, एक तरह से नेता के अमात्य, सुझाव देती थी, सलाह देती थी। इसी तरह यूके में ट्रेजरी है, तिजोरी, वो सलाह देती है कि भैया आपको जो है कर बढ़ा लेना चाहिए। ठीक, आप फाइनेंस थोड़ा पे कानून थोड़े ढीले कर देने चाहिए। मार्गरेट थैचर ने जैसे किया था बिग बैंग रिफॉर्म्स, उससे लंदन उभर के फाइनेंशियल सेंटर बना था दुनिया का। तो ये ट्रेजरी का काम है सुझाव देना। मैगी थैचर को आइडिया आई कि भाई हमको बिग बैंग करना है, लेकिन अंत में कानून किसी को तो लिखना है, रेगुलेशन किसी को तो रेगुलेशन, कानून नहीं, कानून तो संसद लिखेगी, रेगुलेशन किसी को लिखना है ना, तो उसमें जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और बाकी कॉलोनी, यहां अंग्रेजों ने बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इस पहले बनाई सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस। जब आजादी हो गई तो उसके बाद बना दिया इनको आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से शुरू करते हैं और उसके बाद यही फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाते हैं जी। और चक्कर यह है कि एक दिन कल्चर, दूसरे दिन एग्रीकल्चर और तीसरे दिन फाइनेंस। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को आता कुछ नहीं है, न इंडिया में, न पाकिस्तान में, न बांग्लादेश में। समझे? तो ब्यूरोक्रेसी और आईएएस में फर्क यह है कि कॉलोनी जो है उस पुराने स्ट्रक्चर से चिपके हुए को चिपका के बैठी है, से चिपकी हुई है, और जो मालिक था उसने वो स्ट्रक्चर अपने यहां कभी नहीं बनाया, उसका इतिहास अलग है। तो मालिक ने एक खाना बनाया अपने लिए, मालिक का खाना, एक खाना बनाया नौकर के लिए, नौकर का खाना। तो अगर आईएएस, पीएएस, बीएएस को समझना है तो ये समझना है कि ये नौकर का खाना है, और हम नौकरों का खाना खा के आज भी 2026 में बड़े खुश हैं। तो ब्यूरोक्रेसी और आईएएस भी ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन आईएएस, पीएएस, बीएएस थर्ड वर्ल्ड की एलीट ब्यूरोक्रेसी है। वो सर्वे सर्वा है, वो हर डिपार्टमेंट चलाएगी। उसका कारण क्या है? जब अंग्रेजों ने कॉलोनी पे कब्जा किया, तलवार की नोक पे किया, फिर उसको चलाना था, तो सबसे जरूरी चीज थी कंट्रोल। ये हर्षन कुमारसिंघम एक श्रीलंका के तमिल ज्ञानी हैं जो पले बढ़े न्यूजीलैंड में और अब स्कॉटलैंड में पढ़ाते हैं, और उनकी पत्नी पोलैंड से है, तो उन्होंने काफी दुनिया देखी है, मतलब श्रीलंका को भी जानते हैं, तमिल थे तो तमिल कल्चर से भी वाकिफ हैं। उसके बाद जो है
न्यूजीलैंड में पले बढ़े तो एंग्लो सैक्सन कल्चर समझते हैं, फिर स्कॉटलैंड पहुंच गए जो कि सिविल लॉ है, हालांकि यूके का पार्ट है लेकिन स्कॉटलैंड कॉमन लॉ नहीं है, सिविल लॉ है। जी सिविल लॉ अलग होता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ में प्रेसिडेंट कोर्ट जो तय करता है उसी हिसाब से होता है, सिविल लॉ में कानून देख के आप जज करते हो। सिविल लॉ आता है रोमन लॉ से, कॉमन लॉ आता है इंग्लैंड के ट्रेडिशन से। जी और शादी इन्होंने की पोलिश महिला से जो कि सिविल लॉ से है, पुरानी कम्युनिस्ट देश से। तो जी बड़े ज्ञानी, बड़े सुलझे हुए चिंतक हैं, कई कल्चर देख लिए ना उन्होंने। तो जी हर्षन साहब ने, प्रोफेसर हैं, उन्होंने आइडिया, आप सारी कॉलोनी में ईस्टमिंस्टर मॉडल है, कभी डेमोक्रेसी नहीं थी, वाइसरॉय चलाता था और वाइसरॉय को कब्जा चाहिए था। तो सिविल में उन्होंने बनाया इंडियन सिविल सर्विस, और फौज थी कमांडर इन चीफ, कि जी अगर सिविल सर्विस से नहीं संभले, आईसीएस से नहीं संभले, और आईसीएस के साथ थी इंपीरियल पुलिस भाई, नाम इंडियन पुलिस सर्विस नहीं थी, आईपी थी इंपीरियल अच्छा पुलिस। और जॉर्ज ऑरवेल जो कि बहुत बड़े लेखक, जिन्होंने एनिमल फार्म लिखा, जिन्होंने 1984 लिखा, वो इंपीरियल पुलिस के अफसर थे। और बर्मीज डेज उन्होंने लिखा, वो बर्मा में थे, तो नाम इंपीरियल पुलिस था। तो ये दोनों चलाते थे मिलके जिले को। तो आईएएस था, मान लो दुर्योधन, आईसीएस था दुर्योधन, और आज का आईएएस है दुर्योधन। इंपीरियल पुलिस थी दुशासन, जैसे आज की इंडियन पुलिस सर्विस है, और उसका काम था चीरहरण। आईएएस का काम था, आईसीएस का काम इन दोनों था लगान वसूलना, जी क्योंकि एम्पायर का उद्देश्य ये पैसा लंदन ले जाना। वो पिक्चर है ना लगान, गुना बिल्कुल लगान लेगा, या जो भी बिल्कुल है ना, आमिर बिल्कुल खान की पिक्चर है। तो वो पिक्चर वैसे तो वाहियात पिक्चर मुझे लगी, लेकिन उसमें एक बात तो सही है कि जो अफसर है वो लुटेरा है। तो मैं जी हमेशा कहता हूँ अंग्रेजी में, जब मैं समझाता हूँ लोगों को लेक्चर्स में विदेश में, द फाउंडेशनल डीएनए ऑफ IAS, PAS and BAS is exploitative and extractive। अब मैं समझाता हूं हिंदी में। जी जी सर एक्सप्लॉइटिव का मतलब क्या? शोषण। एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या? लूट लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। कि भैया तुम्हारे पास, मान लो तुम घड़ी पहने हुए हो, मुझे वो घड़ी पसंद आ गई, मैं कहूं कि भैया रोहन बाबू निकाल घड़ी, लगान दे, घड़ी तेरी थोड़ी मेरी हो गई। तो आईएएस और आईपीएस का पर्पस क्या था? कि भाई कलेक्टर का काम था, नाम कलेक्टर क्यों है? क्योंकि जी कलेक्ट करता था रेवेन्यू, उसका काम था वसूलो लगान। एसपी का काम क्या था भाई? एसपी का काम यह था कि कलेक्टर को लगान वसूली में मदद करे, कि भैया अगर कोई लगान नहीं दे रहा है तो वो दुशासन था, पहुंच गया, बोलता था अच्छा द्रौपदी तेरी साड़ी चाहिए, मैं साड़ी लेके जाऊंगा। और उस समय कोई कृष्ण भगवान नहीं आते थे रक्षा करने, तो दोनों ने मिलके अंग्रेजों के जमाने में देश को नंगा कर डाला। तो ये जो हमारी कॉलोनियल सर्विस है, दुर्योधन और दुशासन, इनकी प्रवृत्ति ही है चीरहरण, की लूट लो जनता को। एंशिएंट चाइना में एम्परर होता था, जी उसके पास मैंडेट ऑफ हेवन होता था कहने को। तो इंडियन सिविल सर्विस, जो कि आज की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वो हेवन बॉर्न सर्विस है, सीधे स्वर्ग से पैदा हुई है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उस जमाने में भगवान होता था पूरे ब्रिटिश एम्पायर में, नाइजीरिया से लेके मलेशिया। जी अच्छा, और सिर्फ लगान वसूली नहीं था, वो तो उद्देश्य था। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये मानता था कि मेरा काम क्या है, मेरा कर्म क्या है। एक फ्रेंच में शब्द है मिशन सिविलिजात्रिस, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सिविलाइजिंग मिशन। ये जाहिल गंवार जो सैवेज हैं, जंगली हैं, इनको मैं सभ्य बनाऊंगा डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं इकोनॉमिक सरप्लस भी एक्सट्रैक्ट करूंगा, वो तो मेरा उद्देश्य है, लेकिन साथ साथ मेरा एक और उससे ऊंचा उद्देश्य है,
इन जंगलियों को, इन असभ्य प्राणियों को सभ्य बनाना, और वो अब तक नहीं बदला है। जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जाता है वो अपने को लोकल आदमी से ऊपर मानता है, उसी कॉलोनियल बंगलों में रहता है ना, बंगला तो वही है, उसी तरह के नौकर चाकर हैं, उसी तरह के पावर हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये टॉप डाउन था, ईस्टमिंस्टर था, क्योंकि वाइसरॉय को हर जिले पे कब्जा चाहिए था। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर उन दिनों से में बहुत बड़े बंगले में रहता था, और आज का राजा था, आज का राजकुमार था, और आज का नहीं, उस जमाने का राजकुमार था, और आज का अफसर आज के जमाने का राजकुमार है। ठीक, ये इतिहास है। तो मोटा मोटी भैया आईसीएस जो है आईएएस, पीएएस और बीएएस का बाप था। तो आईएएस, पीएएस, बीएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और साथ ही साथ इंडियन पुलिस सर्विस, पाकिस्तान पुलिस सर्विस और बांग्लादेश पुलिस सर्विस, ये तीनों ब्रिटिश एम्पायर के नाजायज औलाद हैं। ये सब हरामी बच्चे हैं अंग्रेज बहादुर के। जी। तो अतुल सर, इसमें मेरा आपसे सवाल ये है कि मान लिया कि जो अंग्रेज थे, जो गोरे थे, उन्होंने ये सर्विसेज खड़ा करी, और जैसे आपने बोला नाम में ही कलेक्टर है, तो अगर हम आज की बात करें तो अब इनका नाम कलेक्टर तो नहीं रहा, आईएएस बन गए हैं, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि हर कई जगह कलेक्टर बंगला बोलते हैं, कमिश्नर बंगला बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बंगला बोलते हैं। जी जी, नहीं, नाम यही है, कलेक्टर साहब बोलते हैं, कलेक्टर साहब, कप्तान साहब, यूपी में अभी भी बोलते हैं, जनता तो यही बोलती है। तुम शहरी बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में थे। पर क्या उनका काम अभी वही है कि नहीं, मेरे को उस पर चर्चा करनी है कि उस समय तो उनकी भी मजबूरी रही होगी। देखो भाई, काम तो अब वसूली नहीं कर रहे उस हिसाब से। जी। पहले क्या था कि टैक्स वसूली करके लंदन जाता था। जी। अब ये लोग लैंड माफिया बन गए हैं, सारा लैंड इनके हाथ में है, सारे डेवलपमेंट फंड इनके हाथ में हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट के ये राजा हैं। तो अब ये वसूली जनता से लुटेरों की तरह कर रहे हैं। तो चोरी, घूसखोरी और हरामखोरी का जमाना आ गया है। आजादी के बाद आईएएस में फिर भी एक जुनून था, आईपीएस में भी था, अच्छे अफसर होते थे। जी। वो इतिहास के साथ धीरे धीरे जैसे चोरी हर रही, चोरी इनमें बहुत बढ़ गई, और इनके पास, जिसके पास पावर ज्यादा था, वो कहावत है ना अंग्रेजी में, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो चूंकि इनके हाथ में पावर ज्यादा था तो ये ज्यादा पैसा पीट रहे हैं और ज्यादा आतंक मचा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि मलेशिया में भी मलय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी 1910 से 1957 तक, 1910 से 1957 तक। ठीक, केनिया में जो है भी इस तरह के डिस्ट्रिक्ट अफसर होते थे, लेकिन केनिया में अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि काउंटी कमिश्नर्स को इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, मैं गलत बोल गया। केनिया में पहले काउंटी कमिश्नर होते थे, वो लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक सर्विस करते थे, लेकिन मलेशिया और केनिया दोनों ने रिफॉर्म कर दिए हैं। केनिया में अब डेमोक्रेसी आ गई है, ग्रास रूट्स पे डेमोक्रेसी है। उनके जो दंगे वंगे हुए उसके बाद उन्होंने कहा भाई बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है, अब लोकल लोग ही तय कर लें। जी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये सुधार नहीं आया है। मजे की बात कि भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा रंग भेद है। काले आदमी को तो कालू बोलते हैं, हबशी बोलते हैं, सब बोलते हैं। ठीक, लेकिन मेरा एक मित्र आया था, प्रोफेसर है, नाम उसका भूल रहा हूं, वो अचरज में था, केनिया के गांव जाके बोल रहा था हमारे गांव इससे बदतर है। रवांडा के गांव मैं गया हूं, वो हमारे गांव उनसे बदतर हैं, उत्तर भारत में, दक्षिण में शायद बेहतर। तो वो अचरज में था कि देखो अफ्रीका में गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वो चल रहा है। जी।
क्यों? क्योंकि रवांडा का मॉडल अलग है। रवांडा का मॉडल टॉप डाउन डिक्टेटरशिप है। पॉल कगामे जो है चाबुक लगाते हैं और चीजें चलती हैं, और अगर आपने नहीं चलाई तो गोली मार भेजे में कल्चर है। कीनिया में क्या है कि ग्रास डेमोक्रेसी है, हर काउंटी अपने आप इलेक्ट करती है, वो चलाते हैं। लेकिन कीनिया और मलेशिया भी बदल चुका है। मलेशिया की भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमसे बेहतर है। मलेशिया में इस्लामाइजेशन हुआ है, कई चीजें ठीक नहीं गई हैं, लेकिन डेवलपमेंट गांव के लेवल पे हमसे बेहतर हुआ है। तो मजे की बात यह है कि मलेशिया और कीनिया दोनों ब्रिटिश कॉलोनी, दोनों ने अपने सिस्टम बदल लिए। ठीक है, एक साउथ ईस्ट एशिया के हैं, वो हमारे नागा भाई लोगों की तरह दिखते हैं, मणिपुरियों की तरह दिखेंगे ज्यादा, और वहां भी हम रंग भेद करते हैं। भाई हम जब, हमें याद है कि हम सेंट स्टीवेंस पहुंचे थे भाई से मिलने, तो कोई तमिल ब्राह्मण जी बोले वहां चिंकी रहते हैं। मतलब, तो हम जिन लोगों को नीचा समझते हैं भारतवासी, जी, मलेशिया और केनिया, वो हमसे अच्छा कर रहे हैं। ओलंपिक में ज्यादा गोल्ड ले आते हैं केनियन। जी, बिल्कुल। और गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, और गांव में स्कूल भी चल रहा है सरकारी। उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है, जहां से मैं आता हूं। ठीक, और मलेशिया और केनिया का ज्यादा अच्छा हाल है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों वही आईएएस, पीएएस, बीएएस सिस्टम से चिपके हुए हैं। अच्छा, एक बात मैंने कही थी ना अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों ने अपने यहां ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं बनाई। क्यों भाई, बताओ क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वो अपनों से क्या लूटेंगे, ये तो सर्विस सही बनाई बात, ही थी। ये थी देश चलाने के लिए। तो इस कारणवश, जैसे लॉर्ड जॉन मेनर्ड केन्स थे, नोबेल प्राइज विनर, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो ही दिग्गज हैं एक तरह से, एक जॉन मेनर्ड केन्स, एक फ्रीडरिक फॉन हायक, एक ऑस्ट्रिया के और एक इंग्लैंड के, कैम्ब्रिज के थे वो, दूसरे वियना के थे, वियना स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और केन्जियन इकोनॉमिक्स, यही दो तो हैं भाई। तो जी, लॉर्ड जॉन मेनर्ड केन्स वर्साई में भी थे, जहां से इस्तीफा देके उन्होंने लिखा दी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीस। वो ब्रिटिश ट्रेजरी में भी थे, वो जो है बाद में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की फाउंडिंग में भी उनका हाथ था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ट्रेजरी में वो दिग्गज लाते थे और डोमेन एक्सपर्टीज, कि ये नहीं कि आप जो है चले आ रहे हैं, एक दिन कल्चर, दूसरे दिन एग्रीकल्चर, तीसरे दिन फाइनेंस। ट्रेजरी कहते थे, तिजोरी, क्योंकि वो उनको ये पता था कि अगर तिजोरी खाली तो आपका राज्य खाली। जी, न तिजोरी रहेगी तो न आपकी नौसेना रहेगी, न सेना रहेगी, न वायुसेना रहेगी। जी, है ना? तो वो बड़ी इज्जत से, सम्मान से उन्होंने अपनी ट्रेजरी चलाई। ऐसा नहीं है उन्होंने गलतियां नहीं की, गलतियां उन्होंने भी की, बहुत गलतियां की। गोल्ड स्टैंडर्ड पे गए, नहीं गए। चर्चिल, विंस्टन चर्चिल चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, तो हालांकि प्रधानमंत्री वर्ल्ड वॉर 2 में बड़े अच्छे थे, लेकिन चांसलर ऑफ एक्सचेकर अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने गलती की, उनको जो भी। लेकिन मोटा मोटी ट्रेजरी बड़ी उनकी सुदृढ़ थी, बड़ी अच्छी चलाई। और इस कारणवश उन्होंने ट्रेजरी में अलग से रिक्रूट किया कि भाई आपको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में रुचि हो, आपकी एक समझ हो, जो मैं बार बार कहता हूं कि आपका एप्टीट्यूड हो उस सब्जेक्ट में। भैया आप स्विमर से जिम्नास्टिक्स नहीं कराते हैं ना? क्यों? बिल्कुल। क्योंकि स्विमर लंबा होता है, अगर आप उससे कहेंगे बेटा समरसॉल्ट कर, उसका सर फट जाएगा। और जिम्नास्टिक्स वाले से आप स्विमिंग नहीं कराते हैं, वो बेटा बेचारे, उसकी हाइट कम है, वो हाथ मारता रहेगा, सबसे अच्छी टेक्निक होगी तब भी 6.5 फुट का स्विमर उसको हरा देगा। जी, तो हमने ये माना कि एक ही नौकरी सब कुछ चला सकती है, सर्वगुण संपन्न है। वो हमने नहीं माना, वो अंग्रेजों ने इसलिए किया कि इकोनॉमिक पॉलिसी तो बनती ही नहीं थी भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, तो तीनों ब्रिटिश इंडिया थे। इकोनॉमिक पॉलिसी बनती थी लंदन में। तो जॉन स्टुअर्ट मिल काम करते थे, जिन्होंने ऑन लिबर्टी लिखी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। और लॉर्ड जॉन मेनर्ड केन्स थे, भाई लंदन में बन जाएगी पॉलिसी। यहां तो बाबू लोगों को बस चिड़िया बैठानी है, जो लंदन से निर्देश आया है वही तो करना था ना यहां। बिल्कुल। तो यहां सोचने की जरूरत ही नहीं थी।
दिमाग जो है आप तहखाने में रख के आते थे। मैं तिजोरी ये में। मजाक कर रहा हूं, तहखाने में नहीं करके आते थे। तो चक्कर ये है कि आप क्या करते थे कि आप का काम था डिस्ट्रिक्ट पे, और अफसर जो आते थे वो स्पोर्ट्स भी खेलते थे, किताबें भी लिखते थे, लेकिन उनका काम डिस्ट्रिक्ट चलाना था, नेशनल पॉलिसी मेकिंग नहीं थी। जी, वो नेशनल पॉलिसी मेकिंग लंदन से तय होती थी। जी, तो इस कारणवश डोमेन एक्सपर्टीज की ज्यादा जरूरत नहीं थी, और उस समय डोमेन एक्सपर्टीज अंग्रेजों के जमाने में थी। इस पे आगे स्ट्रक्चर में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड आईएएस नहीं, आईसीएस नहीं होता था अंग्रेजों के जमाने में। हम तो जी, और पतन किए हैं आजादी का, है ना। जी, तो जी, हुआ ये कि धीरे धीरे हम तो और पतन किए, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि यूके ट्रेजरी और बैंक ऑफ इंग्लैंड का रिक्रूटमेंट अलग होता था। यूके ट्रेजरी को मार्क कार्नी चलाते थे। मार्क कार्नी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी कुछ दिन पहले। जी, वो इकोनॉमिस्ट हैं, वो सेंट्रल बैंकर थे। ठीक, एक कनेडियन को उन्होंने बुला के बोला कि भाई आप हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड चलाइए, क्योंकि आपसे अच्छी समझ किसी और की नहीं है। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आईएएस चलाता है, जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं है, जिसमें जी, हमारे प्रिय शक्तिकांत दास, जिनको मैं कहता हूं दास, जो कि चरण धो के पीने वाले आदमी हैं, जिनको मैंने वीडियो में काफी जिनकी आलोचना की है। मुझे कोई उनसे मैं उनको जानता नहीं हूं, और हो सकता है बड़े अच्छे आदमी हो, सज्जन हो, लेकिन उनको इकोनॉमिक्स नहीं आती, पॉलिसी मेकिंग नहीं आती। उन्होंने देश का जितना नुकसान किया है, एक मेरा अंग्रेज दोस्त मजाक में बोला, इन सम अदर कंट्रीज ही वुड बी शॉट, मजाक में। लेकिन वो पीएमओ में उनको उठा दिया गया है, इनकॉम्पिटेंस रिवॉर्ड की गई है। तो लेकिन ये है कि जो पॉइंट मैं कह रहा हूं भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यूके ट्रेजरी और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रिक्रूटमेंट सेपरेट होता है। डोमेन एक्सपर्टीज, आप हमको अच्छा इकोनॉमिस्ट चाहिए, कैनेडियन लड़का पकड़ के लाओ, मार्क कार्नी बड़ा अच्छा है, ठीक। यूके ट्रेजरी में आप निकलो जो है इकोनॉमिक्स से, अगर आप टॉप फर्स्ट, मेरी क्लासमेट थी सारा मॉनरो, अब मम्बी, वो निकली टॉप फर्स्ट लाई थी पीपीई में। मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में सबके सामने कि मैं सारे डिबेट हार गया सैरा से। मैं कभी एक डिबेट नहीं जीता सैरा से, बहुत दिमाग है सैरा का। लेकिन सैरा गई ट्रेजरी में। जी, अब सैरा फॉरेन ऑफिस में डालते तो बिल्कुल नहीं चलता। फॉरेन ऑफिस में गई मेरी मित्र एमी हॉलैंड, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्रेसिडेंट थी, हॉकी खेलती थी, बोलती अच्छा थी, सुंदर थी। तो भाई फॉरेन ऑफिस गई वो, स्पोर्टी, डैशिंग। तो एप्टीट्यूड की बात है ना। तो हमने क्या किया है कि जो अंग्रेजों ने अपने यहां मालिक का खाना और नौकर का खाना अलग बनाया, हमने क्या किया है कि वो नहीं अपनाया। हम वही ईस्टमिंस्टर मॉडल को चिपके हुए बैठे हैं। और ये सिर्फ भारत की नहीं, ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों की बीमारी है। अभी मैंने बता दिया यूके ट्रेजरी के बारे में, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में, यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के बारे में, MI6 के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। MI6 भी अलग रिक्रूट करता है, स्पॉट करता है टैलेंट की। अगर आपका टैलेंट है MI6 के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग टैलेंट चाहिए, तो उन रिक्रूटमेंट अलग है। एक एग्जाम नहीं है सारी नौकरियों के लिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस इतिहास से परिचित नहीं है हमारे नेता। मैं राहुल गांधी से मिला था, वो कांग्रेस के नेता हैं, नेशनल प्रेस क्लब आए थे। मैंने यही बात कही, आप कह रहे हैं रिजर्वेशन करने की सेक्रेटरीज के लिए, चलिए कर दीजिए। मैंने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, वो दलित थे, आप एक दलित को बना दीजिए फाइनेंस सेक्रेटरी, लेकिन बस उस इकोनॉमिस्ट तो हो वो, या बिजनेस के बारे में जाने, आईएएस ना वो हो। आरबीआई भी किसी इकोनॉमिस्ट के हाथ दीजिए। तो बोले हाँ हाँ पॉइंट है, और भाग लिए, मुझसे विस्तार में बात नहीं की। इस मुद्दे से वो जूझने को तैयार नहीं हुए। अच्छा, इधर मैं विजय चौथाई वाले से मिला, वो तो भाजपा के हैं, आरएसएस के हैं। वो इस कॉलोनियल सिस्टम को डिफेंड करने लगे, बोलने लगे आईएएस ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको टारगेट दिए हैं। भैया जोसेफ स्टालिन भी टारगेट देते थे,
आपका मॉडल क्या टॉप डाउन जोसेफ स्टालिन मॉडल है? क्या बात आप कर रहे हैं? और मजेदार चीज मैं बताता हूं, वो जो है बोलने लगे कि ये ब्रिलियंट लोग हैं क्योंकि ये एग्जाम में बड़ा अच्छा किए हैं। मान लीजिए मैंने आपका टेस्ट लिया और आप टॉपर हैं देश के संस्कृत में, ठीक? जी। शास्त्री हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप काउंटर इंसर्जेंसी नागाओं के साथ कर सकेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एनएसजी चला सकेंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जी। ठीक, आपका एप्टीट्यूड ठीक है, शास्त्र में है, शायद आपको जो है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया चलाने को मिल जाए, लेकिन हमारा सिस्टम यह है, आपने एग्जाम में बड़ा अच्छा किया, एक एग्जाम में कंफ्यूशन जैसे जो चाइना का सिस्टम था कि एक एग्जाम लेके ब्यूरोक्रेसी आ जाती थी, वही जाती थी। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ब्यूरोक्रेसी फेल हो गई क्योंकि रटंत विद्या घड़ंत पानी वाले लोग थे, एप्टीट्यूड किसी के पास नहीं था, सब रट्टू तोता थे। जी। और जब आई तो किसी के पास कॉम्पिटेंस नहीं था, एप्टीट्यूड नहीं था। उनका इतिहास अगर हम देखें, इकोनॉमिक्स की उनको आइडिया नहीं थी और चाइना चरमरा के टूट गया। ठीक, इतनी वायलेंस हुई। तो हमारे नेता, भले ही वो कांग्रेस के हों, भले ही वो भाजपा के हों, भले ही वो समाजवादी पार्टी के हों, भले ही वो आम आदमी पार्टी के हों, वो ना इतिहास समझ रहे हैं और वो बाबू उसको डिफेंड करते हैं प्राइवेट में और पब्लिक में। और ये मैं बार बार कहता हूं, इश्तियाक अहमद ने किताब लिखी थी, पाकिस्तानी हैं जो कि स्वीडन में बस गए, जो कि स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जिन्होंने किताब लिखी द गैरिसन स्टेट, पंजाब ब्लडीड एंड पार्टीशन्ड, और जिन्ना की बायोग्राफी, जो कि लेखक हैं, हमारे साथ कई दफे इंटरव्यू करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान इज अ गैरिसन स्टेट, पाकिस्तान एक गैरिसन स्टेट, एक फौजी गैरिसन होती है, कैंटोनमेंट उसका स्टेट है, मतलब स्टेट राज्य के मालिक हैं। इंडिया इज अ बाबू स्टेट, ऑफ द बाबूज, बाय द बाबूज एंड फॉर द बाबूज। ठीक जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और आजादी के बाद आईएएस का पावर क्यों बढ़ा घटने के बजाय? उसका कारण यह है कि हमने सोशलिज्म अपनाया। ठीक, तो सोशलिज्म अगर आप अपनाएंगे तो फिर स्टेट किसी को चलाना होगा। आपका टॉप डाउन मॉडल है, हम प्लानिंग करेंगे, 5 ईयर प्लान का मॉडल आया, वो हमने जो है किया तो अच्छे इरादे से। जी। जवाहरलाल नेहरू ने किया इस कारणवश क्योंकि उन्होंने सोवियत रूस को देखा, उन्होंने कहा सोवियत रूस मॉडर्नाइज किया है, रशिया पिछड़ा हुआ था, सोवियत रूस मॉडर्नाइज कर गया, उसी तरह हमको भी मॉडर्नाइज करना है, हम भी प्रयास करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम डैम बनाएंगे, हम स्टील प्लांट बनाएंगे। और इन सब को चलाने के लिए हमको एक एलिट चाहिए, वैनगार्ड चाहिए। लेनिन की आइडिया ना, एक वैनगार्ड चाहिए, व्लादिमीर लेनिन की आइडिया थी रेवोल्यूशन के लिए, क्रांति के लिए। लेकिन अगर वो इंजीनियर्स होते, वो इकोनॉमिस्ट होते, और हालांकि कुछ लाए, ये कुछ भाभा को लाए, ये विक्रम साराभाई को लाए स्पेस के लिए, ये अमूल के फाउंडर कुरियन थे, ये कुछ सुपरस्टार्स नेहरू, जवाहरलाल नेहरू लेके लाए, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बनाए। ये इन्होंने कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी पे रिलाई किया सोशलिज्म मॉडर्नाइजेशन के लिए। जी। तो हो क्या गया कि ये निरंकुश हाथी बन गया ये धीरे धीरे। ठीक, ये टोटलिटेरियन, नियर टोटलिटेरियन बन गए। और जब इंदिरा गांधी आई, उन्होंने पहले तो सारा नेशनलाइजेशन लाई, और मतलब वो और स्टेट का कंट्रोल इकोनॉमी पे उन्होंने एकदम जकड़ बना ली, और उसके बाद वो इमरजेंसी लाई, जी, जिसमें सारे नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया, जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया। हमारी टाइमलाइन है इमरजेंसी पे, लोग जाके देखें। जी। 75 से 77 बड़ी अच्छी टाइमलाइन है। उसमें आईएएस और आईपीएस के पास जो पावर आया वो तो बिल्कुल बौरा गए। तो कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी ही नहीं, वो तो कमांडिंग हाइट्स ऑफ द स्टेट बिल्कुल स्टेरॉइड्स पे चल रहे थे। और उस कारणवश हुआ ये, खासकर जहां इकोनॉमी पिछड़ी हुई है, यूपी बिहार, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, हालांकि मेरे पिताजी फौज में थे,
तो मैं तो बड़ा बड़ा सुखी हूं कि पिताजी की फौज की नौकरी की वजह से पूरा देश मैंने देख लिया। और जी। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय आया 17 साल की उम्र में। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश में मैं भी पला बढ़ा होता तो मैं भी सामंतवादी ज्यादा होता, क्योंकि वो स्टेट ही ऐसा है, इकोनॉमी तो है नहीं कुछ खास। जी। तो वहां अगर आप जाएं तो हर आदमी बोलता है अधिकारी, जी। अधिकारी ये कर। भाई मैं ये प्रश्न करता हूं, अधिकारी नाम क्यों है भाई रोहन, कर्तव्यकारी क्यों नहीं है? भाई जी। हैं तो सरकारी नौकर, अंत में जनता का कर ही जा रहा है ना, हमारा तुम्हारा टैक्स इन लोगों की सैलरी देता है ना। जी। ये सरकारी नौकर नहीं है, अपने को बिल्कुल अधिकारी। अरे भैया कर्तव्यकारी हो, हर जगह चौड़ सरकार की नौकरी पे लिखा है, पुलिस का खौफ है इतना, आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, पटवारी जो है हावी रहता है, बेचारे फौजी अगर पहुंचते हैं आज के जमाने में उनकी सुनवाई नहीं है। तब लंबी बातें और करेंगे हम, जी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आज की दशा है वो इस कारणवश है क्योंकि लाइसेंस परमिट कोटा राज जो आया, शुरुआत हो गई थी जवाहरलाल नेहरू के समय से, उन्होंने एयर इंडिया टाटा से ले लिया, अच्छी बात नहीं थी। एयर इंडिया लॉस मेकिंग चला इतने दिन, भारत बिल्कुल। का टैक्स पेयर उसको फंड करता था, उसमें वीआईपी सीट सिर्फ आईएएस की रहती थी या नेताओं की कुछ, और जिसको भी बिजनेस करना था, किसी मेरे मित्र ने कहा दे हैड टू बेंड बेग एंड ब्राइब। बेंड मतलब झुकना, बेग मतलब कि भाई भिखारी की तरह भीख मांगना, और ब्राइब मतलब घूस देना। जी। एक आईएएस ने कहा था ना मैं बहुत, ना मैं राजा हूं, ना मैं नोबेल लॉरिएट हूं, ना मैं गुड लुकिंग हूं, लेकिन मेरी पास ये पावर है कि मैं टाटा को, जेआरडी टाटा को बैठा देता हूं आधा घंटा वेट करने के लिए। तो साहब लोग इतने निरंकुश बन गए थे, और मैं पला बढ़ा हूं उस जमाने में जब मैंने देखा है आईएएस का असली रुतबा। और रिश्तेदार थे भाई हमारे, ब्यूरोक्रेसी में ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नहीं जानते थे। और जी। मेरे पिताजी में और मेरी माता जी, मैं उनको दाद दूंगा कि उनमें वो नहीं था बिल्कुल गुलामी की, वो बिल्कुल सत्य को सत्य बोलते हैं दोनों। और इन लोगों की जो है अच्छी कंबल कुटाई करते थे, लुंगी चड्डी कभी कभी मेरी माँ निकाल लेती थी अगर ये लोग जो है बड़ा वो हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, अगर ये ज्यादा भाव खाते थे तो मेरे माता पिता का काफी भय रहता था हमारे ये साहबी रिश्तेदारों में। लेकिन ये लोग बौरा गए थे, मदमस्त हाथी की तरह थे। मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि जब सत्ता का मद ना जब चढ़ता है, उस मद जैसा कोई मद नहीं है। तो साहित्य पढ़ी हुई है, और ये इतने सत्ताधारी थे लाइसेंस परमिट कोटा राज में कि सबको तो बेंड बैग और ब्राइब करना पड़ता था इनको। जी। तो हम लोग फिर फंस गए, इंडिया फंस गया एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में। और ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नहीं थी, ये आईएएस रेट ऑफ ग्रोथ थी, या ब्यूरोक्रेसी रेट ऑफ ग्रोथ थी, या बाबू रेट ऑफ ग्रोथ थी। क्योंकि आपको इतने लोगों को घूस खिलाना था कि आप कंपेटिटिव ही नहीं हो सकते थे। जी। आपकी जो है जिंदगी चली आती थी फाइल पार कराने में, आपको पता ही नहीं था फाइल कब क्लियर होगी। और हम ये सिस्टम अपनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं, ये जनता पार्टी ने भी अपनाया। और ये हम सिस्टम तब अपनाए जब चीन अपने सारे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन फेल करके सुधार के पथ पे अग्रसर हो गया। कल ग्लेन कार्ल और मैंने इसका जिक्र किया था अंग्रेजी में हमारे एफओ एक्सक्लूसिव में। जी। हमने चीन की बात की 2 ही 3 जी। मिनट के लिए की थी। हमने कहा था कि चीन ने जो 1978 के बाद प्रगति की है वो ऐतिहासिक है। इतनी जल्दी इतनी अधिक प्रगति किसी देश ने कभी नहीं की है पूरे जी। इतिहास में। और वो क्यों की? क्योंकि डंग श्याओपिंग ने कहा हम गलत थे, हम सुधरेंगे। उन्होंने चिंतन किया, उन्होंने मंथन किया, उनका दिल बड़ा था। उन्होंने कहा कि भाई हुई है गलती और हम सुधार करेंगे। जी। हमने वो कभी चिंतन मंथन नहीं किया है, आत्मचिंतन आत्म मंथन। तो
हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में हम क्यों फंस गए कई दशक के लिए? क्योंकि जो बाबू सिस्टम था उसने क्रिमिनलाइज कर दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं दोबारा जी, बोलूंगा, क्रिमिनलाइज कर दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी। हिंदी में मतलब कि अगर आप कोई आर्थिक काम कर रहे हैं, आप ठेला लगा रहे हैं, बेचारा हमारा ठेला वाला चाय बेच रहा है, पुलिस वाला आ जाएगा, ए तेरा परमिट नहीं है, निकाल पैसे। मैं इतनी दफे देखा हूं बचपन से आज तक कि पुलिस वाले आते हैं, खाना खाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। अच्छा, पुलिस वालों की भी गलती नहीं है, उनको भी पैसा कम मिलता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो अंग्रेजों ने क्या बनाया कि आईएएस को और आईपीएस को तो बहुत बड़ा बंगला दें, तो वो कभी उसको लूटने की जरूरत नहीं हो, और नीचे वाले लूट खसोट के जिए, और नीचे वाले भूरे थे और जो अफसर था वो गोरा था। तो आपके मन में ये हो जाता था कि अपना आदमी तो हरामी है, हमको न्याय मिलेगा गोरे साहब के यहां। तो जानबूझ के उन्होंने नीचे वालों को कम तनख्वाह दी, कम पैसे दिए, जिससे कि आप में विश्वास ही चला जाए कि आप स्वराज्य कभी भी हासिल कर सकते हैं। तो आज भी पुलिस वाले को की भी मजबूरी है एक तरह से, उसके पास तो पैसे ही नहीं है, अलाउंस ही नहीं है। वो एक हमारा कांस्टेबल तो इस पे बात कर रहा है, उसको सस्पेंड कर दिया है उत्तर प्रदेश में, जी, सत्य बात कर रहा है वो। तो यथार्थ यह है कि पर साहब लोग भी लुटेरे हो गए आप। ठीक, तो हुआ क्या है कि जो आईएएस लेड सिस्टम था उसने क्रिमिनलाइज कर दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही नहीं थे इंडस्ट्री बने यहां। टाटा को कितना पड़ा सिल्क अरे वो स्टील मिल लगाने में। जी, सिर्फ आईएएस का एक काम ये भी था कि इंडिया को आईसीएस उस समय इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करना, इंडिया में कभी इंडस्ट्री पनपने न देना। क्योंकि अगर इंडस्ट्री पनपती यहां तो इंडिया का काम क्या था? रॉ मटेरियल लंदन भेजना, कॉटन यहां से आता था, जी, कॉटन यहां से आता था, इंग्लैंड इंग्लैंड से साड़ी और शर्ट और पैंट और धोती और सब कुछ बन के आते थे और यहां बेचते थे। तो हमारा काम क्या था? रॉ मटेरियल सप्लाई करना और ब्रिटिश फिनिश गुड्स के लिए मार्केट रहना। तो एक काम उनका था लगान वसूल करके लंदन भेजना, दूसरा काम यह था कि इंडिया की इकोनॉमी कभी इंडस्ट्रियलाइज ना हो, कभी पनपे ना, कभी चैलेंजर ना बने। तो वो जो डीएनए है ना, फाउंडेशनल डीएनए, उससे आप भाग नहीं पाते। तो आईएएस की मेंटालिटी वही है, अंत में लाख कह लें, लाख जो है राग अलाप लें। और नेहरू की सबसे बड़ी गलती ये थी, जवाहरलाल नेहरू की, कि उन्होंने ट्रस्ट किया कि ये कॉलोनियल मशीनरी मॉडर्नाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट बन सकती है। असंभव था। गदा से आप गदा तलवार का काम नहीं कर सकती। वो गदा को तलवार समझ के चला रहे थे। बहुत जी, बड़ी गलती की उन्होंने उस मामले में। अच्छा, ये गलती कम कब हुई? और इंदिरा गांधी ने तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इंदिरा गांधी ने तो बिल्कुल ही मत, क्योंकि उन्होंने इनर पार्टी डेमोक्रेसी खत्म कर दी ना। जी, उन्होंने कांग्रेस के अंदर सारे लीडर काट दिए, एक फैमिली डिनेस्टी कर दी। संजय गांधी और इंदिरा गांधी दो मिलके ही चला रहे थे इमरजेंसी, और उनके चंपू विद्याचरण शुक्ल की तरह, जिनका नाम रात का राजा था, नारायण दत्त तिवारी, उनके पोस्टर लगे हुए थे कि इंदिरा का पुजारी, संजय की सवारी, मैं नारायण दत्त तिवारी। ये बाबू अमेरिका से पीनाइल इम्प्लांट लगा के आए थे उस जमाने में। ऐसे चरण चरण चंपू सिंहासन पे बैठ गए। ठीक, तो आप अगर अपने नेताओं को खत्म कर रहे हैं तो आप किस पे रिलाई करेंगे? आप वही ईस्टमिंस्टर मॉडल पे रिलाई करेंगे जो वाइसरॉय छोड़ के गया है। जी, आईएएस बहादुर, दुर्योधन। आप धृतराष्ट्र हैं, आपको दुर्योधन प्रिय है, और दुर्योधन को दुशासन प्रिय है। तो हमारे इंदिरा गांधी बन गई धृतराष्ट्र संजय गांधी के प्रेम में, और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात की उन्होंने कि भाई हमसे कमिटेड हो। तो बिल्कुल ही आईएएस निरंकुश हो गया। जब 1991 में सोवियत यूनियन का बुरा हाल था, जब गल्फ वॉर हुई, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आई, तब जी, लिबरलाइजेशन आया।
तब प्राइवेटाइजेशन आया, है ना, जी। तब जाके हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हुई और तब आईएएस थोड़ा उसका उसके हाथ में सत्ता कम हुई, उस पावर थोड़ा कम हुआ। मोंटेक सिंह आहलूवालिया जैसे लोग आए जो कि अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, जी, वो जी, आए वर्ल्ड बैंक से। तो मनमोहन सिंह भी आए, जी, अटल बिहारी वाजपेयी के नीचे काम किया। अरुण शूरी ने, आज सवेरे मैं मनु शर्मा से बात कर रहा था अरुण शूरी की, और मैं उनसे संपर्क में एक आध दफे रहा हूँ। शूरी साहब को याद नहीं होगा, मैं तो बच्चा था जब उनसे संपर्क में था, या छोटा था आज से, लेकिन शूरी साहब का दिमाग प्रखर था। मोंटेक सिंह आहलूवालिया का भी प्रखर है, वो अभी भी जी, जीवित है मेरे ख्याल से, दोनों जीवित हैं। तो जी, अरुण शूरी का भी प्रखर था। उन्होंने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का विरोध किया अरुण शूरी ने, और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया काफी जी, अटल बिहारी सरकार में। दोनों, मनमोहन नरसिंह राव सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, दोनों ने अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। जी, दोनों में प्रोफेशनल्स फिर उभर के आए, बड़े नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, जसवंत सिंह जैसा फॉरेन मिनिस्टर पिछले कुछ सालों में मैंने नहीं देखा। काफी जी, बढ़िया आदमी थे, मैंने तो उनके साथ काम किया है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। वो तो अब नहीं रहे। तो इस तरह के लोग थे। लेकिन 1991 के बाद जो जो आ, जो आराम पहुंचा लिबरलाइजेशन के बाद, वो मनमोहन सिंह के सेकंड टर्म में कम होने लगा, क्योंकि स्टेट ज्यादा प्रोग्राम करने लगा, मनरेगा आ गया। और जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए, उन्होंने वही काम किया जो इंदिरा गांधी ने किया, क्योंकि ये अपने भाजपा के ही नेताओं को खत्म करने के मूड में थे। ये जोसेफ स्टालिन, मैंने कहा है ना, वेजिटेरियन स्टालिनिज्म, मेरा जी, पॉडकास्ट है अंग्रेजी में इकोनॉमी पे। ज्यादा लोग भारत में नहीं सुने हैं उसको, लोग टोक्यो में, पेरिस में, बर्लिन में, वॉशिंगटन में, लंदन में ज्यादा सुने हैं उसे। तो लोग सुन सकते हैं उसे, अंग्रेजी में है। लेकिन बात ये थी, मैंने कहा ये तो वेजिटेरियन स्टालिनिज्म चला रहे हैं। इन्होंने जसवंत सिंह को भी निकाल दिया, अरुण शूरी को भी निकाल दिया। इन्होंने भी वही काम किया जो इंदिरा गांधी ने किया है, सब चंपू साथ रखे। तो मेरा पुराना क्लासमेट, क्या नाम है उसका, अश्विनी वैष्णव, जी, वो 3-3 मंत्रालय लिए बैठा है, महाचापलूस है। ऐसे लोगों को उन्होंने अपनाया। तो कॉम्पिटेंस, मेरा एक मित्र है बड़ा अच्छा, वो कहता है कि इनको चाहिए दो लोग थे, कंपैटिबल और कंप्लायंट। सीनियर अफसर है, जी, मजाक में बोला कि यार, बोला मैं कंपैटिबल और कंप्लायंट नहीं हूं, तुम अपनी बात छोड़ो, तुमको तो वनवासवाद, अज्ञातवास सब मिलने वाला है। तो सीधी बात यह है कि हुआ यह कि इन्होंने कंप्लीट कंट्रोल। वो मजाक में एक जर्मन डिप्लोमेट ने मुझसे कहा था पहले टर्म में कि देखो जी, इट्स अ वन मैन गवर्नमेंट एंड अ टू मैन पार्टी। मैं उस डिप्लोमेट का नाम नहीं लूंगा। जी, वन मैन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, टू मैन पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों लोगों में कुछ अच्छाइयां नहीं है, बड़ी एनर्जी है, बड़े जो हैं बड़े जुटे रहते हैं, मेहनती बहुत हैं, लेकिन इनका मॉडल गलत है। इनका मॉडल क्या है कि इन्होंने कहा कि हम ही दो चलाएंगे, तो फिर आपको किस पे रिलाई करना है? वही दुर्योधन और दुशासन। तो मेरा एक दोस्त बोला आईएएस राज इज बैक विद अ वेंजेंस, बट सारे आईएएस नहीं। अब जैसे हमारे मित्र हैं, तुमने भी बात की है, संजीव चोपड़ा, जी, है ना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे, जी, बीके अग्रवाल हैं मेरे मित्र। ये लोग नहीं हैं वापस, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा महाचंपू हैं। हाँ, और वो मुलायम सिंह के साथ थे जब फायरिंग हुई थी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पे। तो वो जब अयोध्या में नरेंद्र मोदी पहुंचे उद्घाटन करने मंदिर का, वो बिल्कुल वेलकम थे और वही इंचार्ज हैं, और कोई कार सेवक नहीं बुलाया गया, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं बुलाए गए। तो बड़ा विचित्र है, क्योंकि इनको
इनको, ये इलेक्टेड मॉनर्क है, और जो कि बहुत, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की बीमारी नहीं है, ये ममता बनर्जी की भी बीमारी है, थी, वो तो अब मुख्यमंत्री नहीं रही। ये योगी आदित्यनाथ, योगी की भी बीमारी है, ये नवीन पटनायक की भी बीमारी थी, ये सारे सीएम की बीमारी है। तो चूंकि ये चाहते हैं कि कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी ना हो, कोई प्राइमरी सिस्टम ना हो, ये चयन करें कैंडिडेट, टॉप डाउन चलाएं, तो टॉप डाउन अगर चलाना है तो फिर स्ट्रक्चर तो वही अंग्रेज बहादुर जो छोड़ के गया है। तो आईएएस राज बिल्कुल आ गया है, वेजिटेरियन स्टालिनिज्म, और मैंने और बात कही थी सनातन सोशलिज्म, ये जी। है आज का जमाना। तो इसमें आईएएस और बलिष्ठ हो चुका है, और पीएमओ का आईएएस आज के दिन भाजपा के मिनिस्टर से पे हावी पड़ता है। भाई, भाजपा के मिनिस्टर की कोई औकात नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए आईएएस की औकात है। मुझे 100 लोग बोलते हैं तुम शक्तिकांत दास के बारे में बोल रहे हो, तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा। कई लोगों को भय तुम पिटवा दिए जाओगे, तुमको गोली मरवा दी जाएगी। मैंने बोला भैया इतना भी चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जो भय है देश में आईएएस का, वो भय कितना प्रचंड है। और आरएसएस के सीनियर आदमी ने मुझसे कहा कि सर, दिस इज एन आईएएस गवर्नमेंट विथ आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द आरएसएस एंड द बीजेपी। ये नागपुर के किसी सीनियर आदमी ने मुझसे, ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने मुझसे कहा है। तो भाई क्यों? क्योंकि अगर भाजपा का कोई नेता उभर के आ गया तो वो चैलेंजर हो सकता है, आपको चाहिए ही नहीं। आप हर स्टेट चला रहे हैं होम मिनिस्ट्री से, राजस्थान के सीएम की कोई औकात नहीं है। तो जब ये हो गया है तो आईएएस जो है दोबारा उभर के आ गया है। प्रमोद कुमार मिश्रा, पीके मिश्रा, डी फैक्टो कई लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा से ही नहीं डरे हैं, जूनियर आईएएस अफसरों से डरे हुए हैं। नीति आयोग के कौन हेड थे, क्या नाम है उनका? अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर। पीके मिश्रा आईएएस ऑफिसर जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये पहले मनमोहन सरकार में भी थे पीएमओ में। तो सरकार बदल गई होगी, लेकिन जो आप जो समझा रहे थे कि जो मशीनरी है वो तो वही चलती आ रही है। अब एक तरफ भाजपा बोलती है कि हमने कांग्रेस के समय से लेके अब तक ये बदल दिया, वो बदल दिया, लेकिन सारे बाबू तो वही है सारे और अब बाबू, ये ज्यादा फर्क ताकतवर है ना कि बिल्कुल और ज्यादा ताकतवर हो गए। तो इन्होंने वही सिस्टम चलाया है जो अंग्रेज छोड़ के गए, कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी। किसी ने, मैं बार बार कहता हूं कि Indians have demonstrated a lack of cultural confidence and bravery to create systems. हम क्या है, कोई सिस्टम अंग्रेज छोड़ के चलाया है, मुगल छोड़ के चलाया है, उसमें घिसते रहेंगे। हिंदुस्तानी करते क्या थे? भारतवासी मनसबदार बनना चाहते थे। मराठों में भी ये औकात नहीं थी कि मुगलिया राज खत्म करके एक नया साम्राज्य खड़ा करें। वो चौथ और सरदेशमुखी वसूलते रह गए, लुटेरे रह गए। और ये भी चौथ और सरदेशमुखी वसूल रहे हैं, लुटेरे ये भी हैं, नरेंद्र मोदी। और आईएएस को बिल्कुल खुली छूट दे दी है। बीवीआर सुब्रमण्यम हेड हैं नीति आयोग के, ठीक है, महाअहंकारी आदमी है, तमिल ब्राह्मण है, इनके बड़े रंगीनियों के चर्चे भी हैं, पता नहीं सत्य हैं कि नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन ये मनमोहन सिंह के साथ ये भी थे। नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह के साथ थे। प्रकाश सिंह को दूध की मक्खी की तरह निकाल के उन्होंने फेंक दिया, जो आईपीएस थे, डीजी थे। पीके मिश्रा ये कांग्रेसियों के साथ थे कल तक। बीवीआर सुब्रमण्यम ये अब नीति आयोग के सर्वे सर्वा हैं, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, और इनका गुण गाते फिरते हैं भाजपा वाले। तो यथार्थ यह है कि या तो आपकी पार्टी में टैलेंट ही नहीं है, आप कह दो। आपके पास आज के दिन अरुण शूरी या जसवंत सिंह नहीं है, कांग्रेस वाले भी यही कह दो। भाई, आज के दिन कांग्रेस में लाल बहादुर शास्त्री, सी राजगोपालचारी,
मौलाना आजाद ऐसे लोग तो नहीं है। तो अब आप क्या चला रहे हैं? आप चला रहे हैं टॉप डाउन सिस्टम, ईस्टमिंस्टर मॉडल। हमारी डेमोक्रेसी का मॉडल है इलेक्टेड मॉनर्की, पीएम, सीएम और डीएम, यही 3 पोजीशन हैं, जिसमें पीएम और डीएम, अरे पीएम और सीएम तो हवे में बैठते हैं, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का, वो तो महल में हैं, वो एसपीजी या कमांडो प्रोटेक्शन में रहते हैं। जिले के लेवल पे मैं हमेशा कहता हूं, ये बात मैं कहूंगा, लोगों को बुरा लगेगा, कि चाइना ज्यादा डेमोक्रेटिक है इंडिया से, क्योंकि चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी चीफ अपने जिले को 10-15 साल में चमका के ऊपर जाता है। मैं पिछली दफे गया राजस्थान, मुझे जो है आईएएस अफसरों ने बताया कि डीएम का टेन्योर 6 महीना है, और जो डीएम बनेगा बाड़मेर का, डीएम बनेगा दूर दराज बॉर्डर के किसी भी जिले का या पिछड़े हुए जिले का, वो वहां थूकने नहीं जाएगा, थूकने नहीं जाएगी। वो बसेगा जयपुर में, वो बसेगा दिल्ली में, या फिर बसेगा जाके अपने होम स्टेट में, कैपिटल में। उसका कोई, अंग्रेजी में शब्द है स्किन इन द गेम, नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ को लेबर से बना के रखना है, इंडस्ट्रियलिस्ट से बना के रखना है, उसको जिला चमकाना है, तब वो ऊपर आता है। तो उसको ज्यादा बना के रखना है लोकल लोगों से। हालांकि वो चुनाव नहीं झेल रहा, चुनाव तो खैर डीएम का भी नहीं हो रहा है जी, एसपी का भी नहीं हो रहा है। वो कम्युनिस्ट पार्टी लोकल इकोनॉमी, लोकल सोसाइटी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो आप, हमारा जो इतिहास है, जो मैंने अभी पूरी चर्चा की, एम्पायर के दिनों से आज तक की, एक बड़े जो है पिछले 50 मिनट में एक विवरण दिया, उसमें एक चीज झलक के आती है कि डीएनए स्ट्रक्चर, आपके जो है इतिहास, जो आपका डीएनए है, वो लुटेरे कल्चर का है जी, और कंट्रोल के कल्चर का है। और चूंकि हमारे प्रधानमंत्री कुछ इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी कंट्रोल चाहते थे, इस कारणवश ये कॉलोनियल, और जो हमारे मुख्यमंत्री लोग हैं वो भी कंट्रोल चाहते हैं, इस कारणवश इन धृतराष्ट्रों की वजह से दुर्योधन आज भी जो है विराजमान है। और दुर्योधन को आवश्यकता है दुशासन की, क्योंकि भाई अंत में जो है किसी को तो पीट पाट के रखना है, जनता को काबू में। तो इस कारणवश दुशासन भी विराजमान है। तो धृतराष्ट्र, दुर्योधन और दुशासन, ये 3 मिलके देश का कर रहे हैं चीर हरण। जी। तो अतुल सर, आज हमने काफ़ी गहराई में बात करी इतिहास के बारे में, और इसके बाद हम जाएंगे स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे पार्ट 2 के लिए बिल्कुल आप वेट करें। हम जल्दी लाएंगे स्ट्रक्चर के बारे में, और आपको बताएंगे कि आईएएस का स्ट्रक्चर बदलना क्यों आवश्यक है, और उसको अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारे देश के लिए एक ऐसे दिन आ सकते हैं जिसको हम हर हाल में, जो अतुल सर ने बताया कि आम जनता का चीरहरण हो रहा है, वही होता रहेगा, वैसे हालात में रह जाएंगे। धन्यवाद अतुल सर, नमस्ते। नमस्कार।